तो मैं सांडिल अनुज पथ ज्योति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया था। मौलिक अधिकार क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है और मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल क्यों किया गया, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, इसके बारे में आज आपसे मैं चर्चा करूंगा। इसके बारे में जो सबसे पहले बताया गया, वेस्ट वर्जीनिया स्टेट बोर्ड एजुकेशन वर्सेस बार्नेट की केस में यह स्पष्ट किया गया जैक्सन के द्वारा। वेस्ट वर्जीनिया, ये केस मैं लिखता हूं, वेस्ट वर्जीनिया, ये वहां का स्टेट था, स्टेट एजुकेशन बोर्ड वर्सेस वेस्ट वर्जीनिया स्टेट एजुकेशन बोर्ड वर्सेस बार्नेट। इस केस में जैक्सन के द्वारा फंडामेंटल राइट्स के इनकॉर्पोरेशन के ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट क्यों किया गया, ऐसे इंश्राइन क्यों किया गया। मैंने आपसे बताया कि जो भी फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हैं वो स्टेट के अगेंस्ट मिले, यानी जैक्सन कहते हैं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जो कि स्टेट की अथॉरिटी से उन्हें बाहर रखना था, उसके परे रखना था, और इसलिए मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया था। यानी ऐसे राजनीतिक मतभेदों, बहुमत तथा राज्य के प्राधिकारों की सख्ती से बाहर रखना था। यानी जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो बहुमत मेजॉरिटी में थे, या ऐसे अथॉरिटी, ऐसे पावर के बियॉन्ड इन्हें रखना था, इसलिए हमने फंडामेंटल राइट्स को रखा, क्योंकि ये एक लिमिटेशन क्रिएट करते हैं स्टेट के ऊपर। यानी इनकी जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है, उनके ऊपर एक नियंत्रण जो स्थापित किया जाता है वो मौलिक अधिकारों के द्वारा किया जाता है। The prime object of the fundamental right to establish a balance or create a balance between the social interest and individual interest। यहां पे देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ये जो फंडामेंटल राइट है, वो फंडामेंटल राइट क्या क्रिएट करता है, एक बैलेंस क्रिएट करता है। किसके बीच में? यहां पे एक सोशल इंटरेस्ट या नेशनल इंटरेस्ट, और दूसरा जो है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट के बीच में जो बैलेंस को क्रिएट करता है वो है फंडामेंटल राइट्स। तो पहला ऑब्जेक्ट क्या था? पहला ऑब्जेक्ट ये था कि जो भी स्टेट है वो इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन इंपोज करे, उस रिस्ट्रिक्शन की लिमिटेशन क्या हो। यानी आपका ये जो फंडामेंटल राइट है वो इनके ऑर्गन्स यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पर एक रिस्ट्रिक्शन जो इंपोज करता है, एक लिमिटेशन इंपोज करता है अप टू व्हाट एक्सटेंट कि स्टेट जो है वो इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को कहां तक रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। यानी यदि स्टेट के द्वारा आपके फंडामेंटल राइट्स को या आपकी लिबर्टी को या आपके फ्रीडम को यदि रेस्ट्रिक्ट किया गया और वो अनलिमिटेड रिस्ट्रिक्शन हुआ, तो ऐसी स्थिति में जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा? अफेक्ट होगा। यानी इनका जो फ्रीडम है, इनका जो लिबर्टी है, वो क्या कर जाएगी? वर्थलेस हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। तो फंडामेंटल राइट्स इस स्टेट की जो ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स के ऊपर एक लिमिटेशन इंपोज करता है कि अप टू व्हाट एक्सटेंट दिस रेस्ट्रिक्शन शुड बी इंपोज्ड ओवर द इंडिविजुअल्स। ये करता है या नहीं करता है? ये बात मैं जब आर्टिकल 13 पढ़ाया था, तो आर्टिकल 13 में मैंने आपको बताया था कि स्टेट जो लॉ बनाएगा वो ऐसा लॉ नहीं बना सकता है जो कि आपके पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट करे या उसे, और यदि ऐसा कोई लॉ बनाता है कि जो उसको एब्रोगेट करता है या उससे इनकंसिस्टेंट होता है, टू दैट एक्सटेंट ये क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। इसका मतलब इनके ऊपर क्या है? रिस्ट्रिक्शंस है। और एग्जीक्यूटिव जो है
ऐसा कोई भी ऑर्डर या कोई सर्कुलेशन या कोई ऑर्डिनेंस ऐसा प्रोमलगेट नहीं कर सकता है जो आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो। इट मींस द फंडामेंटल राइट जो है इनके ऊपर क्या कर रहा है, एक रिस्ट्रिक्शन, यानी स्टेट के ऊपर क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है। आगे आप देखिए, ये जो इंडिविजुअल्स हैं, यदि इनके राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स इन्हें दिए गए हैं, यदि इन्हें एब्सोल्यूट कर दिया जाए, इन्हें एब्सोल्यूट बना दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में ये एनार्की क्रिएट करेगा सोसाइटी में, ये कियोस क्रिएट करेगा सोसाइटी में। ये अनलिमिटेड हो गया या अनरिस्ट्रिक्ट हो गया तो पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट होगा, एनार्की क्रिएट होगी। तो यहां पे ये जो फंडामेंटल राइट है, वो फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन को इंपोज करता है। इट मींस कि आपके पास क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आर्टिकल 19 क्लास 1 में जो बात की गई है वो किसके बारे में बात किया गया है, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यू हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन कहां तक आप बोल सकते हो, किस लिमिट तक आपका एक्सप्रेशन का ये राइट है, और ये बात रिस्ट्रिक्ट की गई है कहां पे, आर्टिकल 19 के क्लास 2 में आप देखोगे, और 2 से लेकर के 6 तक देखो तो जितने भी आपको फ्रीडम्स मिले हैं आर्टिकल 19 में, ए से लेकर के जी तक, उनके ऊपर क्या लगा है, रिस्ट्रिक्शन। और ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो कहां पे है, आपका फंडामेंटल राइट्स में। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्टेट के ऊपर भी क्या लगा रहा है, लिमिटेशंस को लगाता है, और इंडिविजुअल के ऊपर भी क्या लगाता है, लिमिटेशंस को लगाता है। यानी कि आपको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो ऐसा नहीं है कि आप जो चाहो, जहां चाहो, जैसा चाहो वैसी बात कर सकते हो। यू कॉन्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, वॉट एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस, नहीं कर सकते हो आप। वेन एवर, वेर एवर, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब आप कौन सी बात नहीं कर सकते हो, जो डिफेमेटरी है। आप कौन सी बात नहीं कर सकते हो, जो नेशनल सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी के अगेंस्ट है। आप ऐसी कोई बात नहीं कर सकते हो जो हमारे फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ द फॉरेन कंट्रीज, उनके रिलेशंस को क्या करे, अफेक्ट करे। ये रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर है। तो यहां पे आपने देखा कि ये स्मूथली रन करें, फंक्शन करें, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, और यहां पे आपका सोशल ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन हो, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन। और ये काम कौन कर रहा है, आपका फंडामेंटल राइट्स कर रहा है। द प्राइम ऑब्जेक्ट इज व्हाट, टू जस्ट क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द सोशल इंटरेस्ट एंड, इसका मतलब कि सोशल इंटरेस्ट और जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसमें कोई कंफ्लिक्ट ना क्रिएट हो। एंड दैट इज द सोशल इंजीनियरिंग। ये क्या है, आपका रास्को पाउंड की थ्योरी है बेटा, रास्को पाउंड की थ्योरी है जो सोशल इंजीनियरिंग के बारे में प्रोविजन करती है। और वो यही है कि लॉ का जो फंक्शन होता है, जो लॉ का काम है, वो हमारे इंटरेस्ट जो कंफ्लिक्ट होते हैं उन्हें क्या करता है, मिनिमाइज करता है। लॉ का काम ही है कि कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को क्या करना है, बैलेंस करना है। इसका मतलब कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो सोशल इंजीनियरिंग का काम करता है। किसका काम करता है, सोशल इंजीनियरिंग का काम करता है। इट मींस इट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द सोशल इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विच इनकॉर्पोरेट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, पहला ऑब्जेक्ट था जिसको कि जैक्सन ने वेस्ट वर्जीनिया एजुकेशन बोर्ड, स्टेट एजुकेशन बोर्ड वर्सेस बार्नेट की केस में स्पष्ट किया गया था। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो बेटा। दूसरा, प्रिवी पर्स का केस आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रिवी पर्स नाम तो सुना ही होगा आपने। प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, जो आपके प्रिंसली स्टेट्स को जो पर्स दी गई थी, है ना, वो समाप्त कर दी गई। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे समाप्त किया गया। और इस केस में यह स्पष्ट किया गया कि फंडामेंटल राइट का जो ऑब्जेक्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ लॉ, नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ मैन। क्या होना चाहिए, आपकी जो शासन व्यवस्था होनी चाहिए वो किसके द्वारा होनी चाहिए बेटा, गवर्नमेंट के द्वारा होनी चाहिए। आप जो शासित होने चाहिए वो किसके द्वारा होने चाहिए, आप सरकार के द्वारा होना चाहिए। किसके द्वारा नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल्स के द्वारा नहीं होना चाहिए, मेन के द्वारा नहीं होना चाहिए। बेटा क्लियर हुआ ये बात? इसका मतलब कि यहां पे विधि शासित सरकार की स्थापना होनी चाहिए। किसकी, यानी विधि द्वारा स्थापित सरकार का शासन होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए, ना कि जनता के द्वारा। किसके द्वारा, यानी जनता का शासन नहीं होना चाहिए, विधि द्वारा स्थापित सरकार होनी चाहिए। मेरी बात आप समझ पाए? तो जो आपका गवर्नेंस होना चाहिए वो किसके द्वारा होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ का एस्टैब्लिशमेंट करता है ये आपका फंडामेंटल राइट। क्लियर हुआ?
इसका मतलब यदि जनता की सरकार होगी, जनता की सरकार होगी, ये जनता का सरकार का मतलब कि यदि जनता की सरकार ने आपको क्या किया, रेगुलेट किया, यानी रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया, तो इसका क्या मतलब होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा कि जो मेजॉरिटेरियन होंगे वो माइनॉरिटीज के ऊपर क्या करेंगे, अधिशासन करेंगे। मेरी बात आप समझ पाए? यानी यदि पीपल्स की गवर्नमेंट होगी, किसकी गवर्नमेंट होगी, पीपल्स की गवर्नमेंट, यानी वो बात नहीं है फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे यदि कुछ लोगों की सरकार चलेगी तो वो सरकार किसके लिए काम करेगी, सरकार कैसे काम करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग करना चाहिए। कैसे, विधि के द्वारा स्थापित सरकार होनी चाहिए और जो काम करना चाहिए एज पर द लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ पाए? यदि जनता यदि आपके देश को गवर्न करे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे मेजॉरिटेरियन जो है वो एक्सप्लॉइट करेगा किसको, माइनॉरिटीज को। मेरी बात आप लोग समझ पाए? और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया कि गवर्नमेंट ऑफ लॉ नॉट ऑफ मैन। गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, ऑफ लॉ की होनी चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए, विधि द्वारा स्थापित सरकार होनी चाहिए, विधि द्वारा स्थापित सरकार। रूल ऑफ लॉ मैंने आपको यही बताया था कि वहां पे एवरीथिंग शुड बी फॉलोड अकॉर्डिंग टू द लॉ। कैसा होना चाहिए, लॉ के द्वारा होना चाहिए। बात समझ पाए? अदरवाइज जो मेजॉरिटेरियन है वो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को ध्यान नहीं रखेंगे और इसलिए भी जो है वो फंडामेंटल राइट्स को क्या किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया। आपने देखा कि राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहा है, आपने देखा कि माइनॉरिटीज के राइट्स को भी क्या किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया। ये उनका फंडामेंटल राइट्स है। यानी आपके यहां रिलीजियस माइनॉरिटीज है या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, उन्हें भी क्या किया गया, उनके इंटरेस्ट को भी क्या किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है। और किससे, बाय द वे ऑफ फंडामेंटल राइट। यानी माइनॉरिटीज के जो इंटरेस्ट है, माइनॉरिटीज के जो इंटरेस्ट है वो क्या किए गए हैं, प्रोटेक्ट किए गए। तो दूसरा ऑब्जेक्ट ये था कि माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज के बीच में क्या ना होना चाहिए, कोई भी इंटरेस्ट में कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए और उनके इंटरेस्ट को क्या किया जाना चाहिए, प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? तीसरा जो रीजन है आपका फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट करने का, तीसरा रीजन ये था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे, जो भी लीडर्स थे, जो भी हमारे क्रांतिकारी थे, जो चुन करके आपने भेजा था, वो उनका एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हाईली एक्सप्लॉइटेड थे। उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ था वो बहुत ज्यादा हुआ था और उन्होंने ये देखा था कि उनके यहां जो है वो फंडामेंटल राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसलिए उनका जो एटीट्यूड था वो एटीट्यूड किसके टुवर्ड्स था, फंडामेंटल राइट्स के टुवर्ड्स पॉजिटिव था और वो एडमेंट थे कि आपके यहां क्या आना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स आना ही चाहिए। बात समझ पाए आप? क्योंकि मैं आपसे अक्सर बता रहा हूं ना कि जब फंडामेंटल राइट्स की बात करोगे तो इनिशियली आपके फंडामेंटल राइट्स को देखा गया। मैंने आपसे कहा था कि आपके यहाँ ब्लैक लॉज पास हुए थे, रॉलेट एक्ट पास हुआ था। रॉलेट एक्ट में क्या कहा गया था, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, ठीक है ना, देयर इज नो एडवोकेट, देयर इज नो प्ली, देयर इज नो अपील, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। बोलो बेटा, तो ये कैसा लॉ था, यहां पे आपके फंडामेंटल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया था क्या? आंसर इज नो। जब आप आज पढ़ते हो आर्टिकल 22 तो वहां पे बताया जाता है कि यू हैव टू फर्निश द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। आज की डेट में यदि आप अरेस्ट करने जा रहे हो किसी को तो आपको ग्राउंड्स बताना होगा। और दूसरी चीज कि आपको बिफोर द 24 आवर्स और विद इन द 24 आवर्स आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने। ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। कैसे राइट्स है? और ये फंडामेंटल राइट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट्स में जब कॉलोनी राज था वहां पे इसे कंसिडर नहीं किया गया था। तो इन आधारों पर हमारे यहाँ के जो लीडर्स थे वो काफी कटु अनुभव था, एक बिटर उनके पास एक्सपीरियंस था, इसलिए वो चाहते थे कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाए, इनकॉर्पोरेट किया जाए। ये तीसरा ऑब्जेक्ट है। चौथा ऑब्जेक्ट जो है मैंने आपको बताया, इंडिया की जो सोसाइटी थी वॉज ऑफ फ्रेगमेंटेड। इंडिया की जो सोसाइटी थी वो क्या थी, फ्रेगमेंटेड थी। मैनी रिलीजियस और कौन से लोग थे, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे। बहुत सारे कल्चर्स थे, बहुत सारे रिलीजन्स थे, बहुत सारे आपके ग्रुप्स थे, बहुत सारे लोग। इसका मतलब वहां पे मेजॉरिटेरियन भी थे और कौन था आपका, माइनॉरिटीज के लोग भी थे। तो फंडामेंटल राइट गिव्स द पीपल द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यानी ये जो फंडामेंटल राइट्स था उन्हें क्या दिया था, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। उन लोगों को जो रिलीजियसली या लिंग्विस्टिक तरीके से वो माइनर है तो उन्हें क्या मिला था, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले। बोलो बेटा, उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो। बोलो भाई, अदरवाइज जो मेजॉरिटेरियन है वो क्या करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। तो ये चौथा ऑब्जेक्ट था
कि ये डाइवर्सिटीज जो है उसमें वहां के लोगों को जो माइनॉरिटीज में है उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले। तो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स बाय विच द फंडामेंटल राइट इज इनकॉर्पोरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पहली चीज मैंने आपको क्या बताया, पहला जो ऑब्जेक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन में लाने का, द फर्स्ट वन इज इट इज जस्ट एक्ट एज अ सोशल इंजीनियरिंग। ये क्या काम कर रहा था, सोशल इंजीनियरिंग। इट जस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द सोशल इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया, द सेकंड थॉट्स क्या था आपका, कि हमारी जो गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ लॉ होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ मेन नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ लॉ होना चाहिए, यानी विधि द्वारा स्थापित सरकार होनी चाहिए। बात समझ पाया, गवर्नमेंट ऑफ लॉ होना चाहिए, नॉट गवर्नमेंट ऑफ मेन। लोगों की सरकार ना हो, लोगों की सरकार ना हो, किसकी सरकार हो, विधि की सरकार हो, विधि द्वारा स्थापित सरकार हो। इज इट क्लियर और नॉट। और फिर मैंने आपको बताया तीसरा जो कॉन्सेप्ट था आपका वो क्या था, कि हमारे जो बिटर एक्सपीरियंस थे, ठीक है, जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासनकाल में आपने देखा था कि आपके फंडामेंटल राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसे लोगों का जो एटीट्यूड था वो बहुत ही पॉजिटिव था कि आपके यहां क्या आना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स आना चाहिए, कि लोगों के ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाना है, रिवील कराना है। और चौथा मैंने आपको बताया कि इंडिया जो था भाषाई आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर ये विविधताओं का देश था और ये बटे हुए लोग थे। तो यहां पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज के बीच में कोई ऐसा कंफ्लिक्ट ना हो और माइनॉरिटीज को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ना हो, इसलिए उनके अधिकारों को भी संरक्षित करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को क्या किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया। इतनी बातें मैं आपको बताया था कि ये ऑब्जेक्ट्स थे आपके फंडामेंटल राइट्स को लाने के लिए। क्या थे, फंडामेंटल राइट्स को लाने के लिए, बोलो बेटा। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स ये स्टेट के द्वारा नहीं दिए गए। किसके द्वारा नहीं दिया गया है, स्टेट्स के द्वारा नहीं दिया गया है। फंडामेंटल राइट इज नॉट अ गिफ्ट ऑफ द स्टेट, कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, हमारा जो मानवीय अधिकार है, ये स्टेट के द्वारा हमें गिफ्ट के तौर पर नहीं दिया गया है। ये अधिकार हमको कैसे मिले हुए हैं, मानव होने के नाते, बिकॉज ऑफ ह्यूमन रेस। ये मानव रेस होने की वजह से हमको मिले हुए हैं। तो जो चीज आप दे नहीं सकते हो उसे आप क्या नहीं कर सकते हो, ले भी नहीं सकते हो। मेरी बात आप समझ पाए। इसीलिए इसका मतलब स्टेट के ऊपर ये एक रिस्ट्रिक्शन था कि वो फंडामेंटल राइट्स को क्या नहीं कर सकता है, ले नहीं सकता है, अब्रोगेट नहीं कर सकता, उसे कर्टेल नहीं कर सकता है, ऐसा कॉन्सेप्ट था। बोलो भैया, है या नहीं है ऐसा, यानी ह्यूमन राइट्स को स्टेट क्या नहीं कर सकता है, नहीं ले सकता है, कर्टेल कर सकता है। और ह्यूमन राइट्स जो है, ह्यूमन राइट्स ले लेने से मैंने आपको बताया था कि इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इनएलिनेबल राइट्स, नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स, बर्थ राइट, इनहेरेंट राइट, बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। दीज आर द नेम्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये क्या है, आपके बर्थ राइट है। ये क्या है, इनहेरेंट राइट। ये जन्म के साथ ही आपके साथ आते हैं, ये आपके साथ जुड़े रहने वाले अधिकार हैं। ये बर्थ राइट है, जन्म के साथ ही आए हैं। ये इनहेरेंट राइट है, ये आपके साथ जुड़े रहते हैं, आप इन्हें क्या नहीं कर सकते हो, वेव नहीं कर सकते हो। मैंने आपसे बताया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में लागू नहीं होता है। यहां पे आप अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव नहीं कर सकते हो, ये मैंने स्पष्ट किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर की जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में लागू नहीं होती। ये कहां पे लागू होती है, ये अमेरिका में प्रिवेल करती है। अमेरिका में वहां पे फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सकता है बेटा, वेव किया जा सकता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि इनका जो इंटरप्रिटेशन होगा, जो भी फंडामेंटल राइट्स का आप इंटरप्रिटेशन करोगे वो इंटरप्रिटेशन आपका लिबरल होना चाहिए, एक्सपेंसिव होना चाहिए, और जो मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स को दोगे वो कैसा होना चाहिए, उसे वाइड सेंस दे। यानी द पर्पज ऑफ द इंटरप्रिटेशन और जुडिशियल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज क्या होना चाहिए, कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस बात के लिए अटेम्प्ट करेगी क्या, कि शुड टू एक्सपैंड द रीच एंड एम्बिट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यानी आप जुडिशियल कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करोगे कि हमारे जो फंडामेंटल्स के एम्बिट हैं, जो स्कोप है, वो क्या हो, वाइडन हो। क्या होना चाहिए, उसे वाइडर सेंस मिले। इस तरीके से काम करोगे आप, उसे एटेन्यूएट नहीं करोगे, आप उसे जो है मिटिगेट नहीं करोगे, उसे संकुचित या नैरो सेंस में नहीं रखोगे। इज इट क्लियर और नॉट। तो अप्रोच ऑफ द कोर्ट्स जो है वो क्या होना चाहिए आपका, कि ये डायनेमिक होना चाहिए। यानी जब इंटरप्रिटेशन करोगे तो ऐसी जो अप्रोच होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बेटा, डायनेमिक,
rather static, elastic rather rigid। यानी ये इलास्टिक होनी चाहिए, आप उसे क्या करो, एक्सपैंड करो। ये रिजिड नहीं होना चाहिए कि जो इंटरप्रिटेशन है वो सीमित अर्थ में आ रहा है। कैसा होना चाहिए इंटरप्रिटेशन आपका, कि जो उसे कैसा अर्थ दे, इलास्टिक बोलो, और कैसा होना चाहिए, प्रॉग्मेटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रॉग्मेटिक। तो अटेम्प्ट ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट व्हाइल इंटरप्रेटिंग आवर जुडिशियल कंस्ट्रक्शंस, ये क्या होना चाहिए कि इस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन हो कि उसे वाइडर सेंस मिले, उसे क्या मिले, उसका एक्सपेंशन हो, उसकी एम्बिट बढ़े, उसकी रीच बढ़े, उसकी एक्सेस बढ़े, बोलो। और इसके लिए हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो एक डॉक्ट्रिन इवॉल्व किया है, दैट इज व्हाट, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स। कौन सी है बेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स, इंप्लाइड फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स। ये जो आपके डॉक्ट्रिन्स हैं, इसी के थ्रू मैंने आपसे बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स की जो डॉक्ट्रिन है, ये कहती है कि ऐसे राइट्स which is are not enumerated are not enshrined in our part 3rd of the constitution। यानी ऐसे अधिकार जो आपके कहां पे नहीं है, पार्ट 3rd में नहीं है। इसका मतलब जो आपके फंडामेंटल राइट्स में लिखे नहीं गए, कहां पे नहीं है, इसका मतलब 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है, फ्रॉम 12 to 35, ये मेंशन नहीं है, nowhere written, but they are a very important, they are a part and parcel of the fundamental right, other fundamental right which is written in our constitution। लेकिन ये जो राइट्स है, ये पार्ट एंड पार्सल है किसके एग्जिस्टेंस के लिए, इस फंडामेंटल के एग्जिस्टेंस के लिए। तो ये फंडामेंटल राइट भी जो है वो, ये राइट्स भी जो है वो क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा। ये राइट्स भी क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स होगा। इज इट क्लियर और नॉट। और यहां पे इसे जो फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है, बाय दिस डॉक्ट्रिन इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स। मैं आपसे क्या कहा, फिर से स्पष्ट करिए, मैंने आपसे कहा कि ऐसे राइट्स which is not enumerated, which is not enlisted, which is not enshrined in the part 3rd of the constitution from 12 to 35, but they are a very inevitable, they are a very important and significant for the existence of the fundamental right which is enumerated from the 12 to 35। तो उन्हें भी क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया जाएगा। और इसी डॉक्ट्रिन के थ्रू आप देखिए कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जिन्हें फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर किया गया। मैं उसका एक एग्जांपल आपको देता हूं, जब डिटेल में पढ़ेंगे हम आर्टिकल 21, तो यहां पे तो आपको और स्पष्ट करेंगे। अभी आप समझिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स क्या है आपका। मैंने आपसे एक बात किया कि यहां पे कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहां पे क्या कहा है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी except procedure established by law, except procedure established by law, established by law। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से डिप्राइव नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता है, लिया नहीं जा सकता, छीना नहीं जा सकता। लेकिन कैसे किया जा सकता है, इसका मतलब यदि उसके लिए प्रोसीजर है, लॉ है, लॉ में प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर के द्वारा ही आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को क्या किया जा सकता है, कर्टेल किया जा सकता है। आर्टिकल 21 यही कहता है आपका। यहां पे लाइफ वर्ड जो है उसका एक झांसी में इंटरप्रिटेशन किया गया, बहुत एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन हुआ है, जुडिशियल कंस्ट्रक्शन हुआ है लाइफ का मतलब। और यहीं पे देखिए कि ये जो आपकी लाइफ की एम्बिट है, मैंने आपसे क्या कहा कि आपका जो जुडिशियल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक्सपेंसिव होना चाहिए। आपका जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए वो इसे वाइड करने वाला होना चाहिए, इस फंडामेंटल राइट्स को जो मीनिंग देने वाला हो, इसकी रीच और एम्बिट को क्या करने वाला हो, बढ़ाने वाला होना चाहिए। बोलो बेटा कैसा होना चाहिए, डायनेमिक रादर स्टैटिक, इलास्टिक रादर रिजिड, और प्रॉग्मेटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका, प्रॉग्मेटिक होना चाहिए। अब जरा देखिए यहां पे क्या है बेटा, लाइफ है, तो लाइफ का इंटरप्रिटेशन वाइडर सेंस में भी हो सकता है, नैरो सेंस में भी हो सकता है। बोलो, तो आपने देखा था कि ए.के. गोपालन के केस में इसको नैरो सेंस में इंटरप्रेट किया गया, और मेनका की केस में इसे क्या कर दिया गया, वाइडर सेंस में। और वहां से जरा देखिए कि अब यहां पे आपने क्या देखा, राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट आर नॉट,
ये डिक्लेयर कर दिया कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट, क्योंकि जब तक यदि हेल्थ को आप इंश्योर नहीं करोगे, जब तक हेल्थ को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, लाइफ क्या नहीं हो सकता है, सस्टेन नहीं कर सकता है। तो ये आपका लिखा नहीं है, लेकिन इंटरप्रिटेशन लाइफ के अंतर्गत इसका कर दिया गया है। तो ये भी क्या हो गया, आपका मौलिक अधिकार हो गया। राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट। अब जरा देखिए यहीं पे क्या है, राइट टू शेल्टर, क्या है बेटा, राइट टू शेल्टर इज अ फंडामेंटल राइट, ये अंडर आर्टिकल 21, यानी जो शेल्टर है ये भी क्या हो जाएगा, आपका फंडामेंटल राइट हो जाएगा। यदि आपको आवास नहीं मिलेगा तो ऐसी स्थिति में आपका जीना और जीवन जो है वो क्या हो जाएगा, इंडेंजर होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे राइट टू शेल्टर इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया कि नहीं किया गया। अब यहां पे देखिए राइट टू लाइवलीहुड क्या है बेटा, राइट टू लाइवलीहुड इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट आर नॉट, यानी आपको जीविकोपार्जन के यदि साधन नहीं होंगे, इफ यू डोंट हैव अ मींस ऑफ लाइवलीहुड, तो ऐसी स्थिति में आपकी लाइफ जो है वो सर्टेन हो सकती है, नहीं हो सकती है, आंसर इज नो। तो राइट टू लाइवलीहुड इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, यस और नो। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि लाइफ का जो इंटरप्रिटेशन हुआ है वो क्या हो रहा है, इस मीनिंग को, जो लाइफ की जो मीनिंग है उसे क्या किया जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है। ये क्या किया गया, एनहांस किया गया, इसकी एम्बिट को क्या किया गया, बढ़ाया गया। अभी आप देखिए राइट टू स्लीप इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, इसमें बहुत सारे ऐसे राइट है, यानी सबसे ज्यादा आज तक किसी आर्टिकल का यदि इंटरप्रिटेशन किया गया तो वो कौन सा किया गया, आर्टिकल 21 का किया गया। और जानते हैं आप, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आर्टिकल 21 को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है आपका आर्टिकल 21, यानी इतना एलेबोरेटिव, इतना एक्सपेंसिव आज तक इंटरप्रिटेशन जो है किसी भी आर्टिकल का नहीं हुआ है जितना इस आर्टिकल का हुआ है। बात समझ रहे हैं आप। तो राइट टू स्लीप एज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू गेट द फ्रेश एयर एंड क्लीन वाटर एज अ फंडामेंटल राइट, क्योंकि यदि फ्रेश एयर ही नहीं होगा तो जीवन संभव है नहीं है। तो ये भी क्या हो गया आपका, ये भी क्या हो गया आपका फंडामेंटल राइट हो गया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स आपके डिक्लेयर किए गए हैं वो कौन सी डॉक्ट्रिन को अप्लाई किया गया है, यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स। ये क्या है आपके, डॉक्ट्रिन ऑफ इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स। ये क्लियर हुआ बेटा। अब जरा देखो आप यहां पे एक और दिखा देते हैं आपको, आर्टिकल 19(1)(a) जब आप पढ़ते हो तो वहां पे क्या बताया गया है, वहां पे ये स्पष्ट किया गया, क्या स्पष्ट किया गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, किस बात की फ्रीडम होगी आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बोलो। तो देखो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे फ्रीडम ऑफ प्रेस को एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया गया, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तो वहां पे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया गया था, पहला संविधान संशोधन किया गया था, उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। कहां पे, अमेरिका के संविधान में इसे स्पष्ट तौर पर उल्लिखित किया गया है, लेकिन हमारे यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। क्या है बेटा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब आप देखिए जरा, यहां पे एक्सप्रेशन वर्ड को इंटरप्रेट करना था, क्या करना था, एक्सप्रेशन वर्ड को क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। तो आप कैसे इंटरप्रेट करोगे इसको, कैसे इंटरप्रेट करोगे आप ऐसे उसका जुडिशियल कंस्ट्रक्शन करोगे कि ये जो इसका स्कोप है वो क्या हो जाए, वाइडर हो, क्या हो बेटा, उसकी एम्बिट क्या हो जाए, बढ़ जाए। मेरी बात आप लोग समझ पाए, यही तो कह रहे हैं हम आपसे, कैसा लो। तो जरा देखिए आप कि ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि when one person convey his thoughts to another without using the words, यानी आप क्या है कि अपने विचारों को किसी दूसरे तक कन्वे करना, ठीक है, और बिना वर्ड्स को यूज किए हुए, यही क्या होगा आपका एक्सप्रेशन होगा। होगा कि नहीं होगा। तो जरा देखिए कि जो भी आप, मीडिया शब्द भी यहीं से आया, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यानी जब आप अपने विचारों को किसी माध्यम के थ्रू पहुंचाते हो, यानी मीडिया के थ्रू पहुंचा रहे हो, मीडिया यानी मीडियम के थ्रू पहुंचा रहे हो, दैट इज अ मीडिया। तो ये कौन हो सकती है, आपके न्यूज मीडिया हो सकती है, आपके प्रिंट मीडिया हो सकती है, आपके सोशल मीडिया हो सकती है, इसी को नाम को तो आप जानते हो। तो यहां पे आपने देखा कि एक्सप्रेशन के अंतर्गत जो आप अपने थॉट्स को किसको दे रहे हो, अपने थॉट्स को न्यूज़पेपर में रखा है आपने, कहां रखा है, ये जो न्यूज़पेपर्स हैं आपके, बोलो बेटा,
अपने थॉट्स को कन्वे कर रहे हो आप थ्रू द न्यूज़पेपर्स, यानी प्रिंट मीडिया के थ्रू आप भेज रहे हो, ठीक है ना, या प्रेस मीडिया के थ्रू आप लेके जा रहे हो। बोलो यार। तो यहां पे ये एक्सप्रेशन में क्या आ गया आपका? प्रेस आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब यदि आप प्रेस को इंश्योर नहीं करोगे तो एक्सप्रेशन अपने आप क्या हो जाएगा? आपका कर्टेल हो जाएगा। यस और नो? यहां पे आपने क्या देखा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नोवेयर मेंशन्ड। यहां पे आपके यहां फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो आर्टिकल 19 में मेंशन नहीं है, लेकिन जब आप एक्सप्रेशन को इंटरप्रेट किया और एग्जॉस्टिवली और एक्सपेंसिवली आपने किया तो ऐसी स्थिति में प्रेस जो है वो एक्सप्रेशन में आ गया या नहीं आ गया? तो ऐसी स्थिति में डॉक्ट्रिन ऑफ implied fundamental rights को यूज करते हुए फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 19। ये हो गया कि नहीं हो गया? डिक्लेयर हो गया। बोलो बेटा। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो चीज एक्सप्रेसली आपके यहां रिटन फॉर्म में नहीं है, जो लिखा नहीं गया है, लेकिन वो अभिन्न अंग है, क्या है? पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फंडामेंटल राइट विच इज इन राइटिंग, जो लिखा गया तो वह भी क्या कर दिया जाएगा? फंडामेंटल राइट्स मान लिया जाएगा। और इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे आप? एक्सपेंसिवली करोगे। कैसे करोगे? ऐसा इंटरप्रिटेशन करोगे जिससे उस वर्ड्स की मीनिंग क्या हो? बढ़े, उसकी एम्बिट क्या हो? बढ़े। बोलो, ये क्या करे? एक्सपेंड करे। तो यहां पे ये आपको लग रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यानी एक्सप्रेशन को हम बहुत सीमित कर दिए होते। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति आ रहा है और मैं काली पट्टी पहन के, यानी एक ब्लैक स्ट्रिप पहन करके मैं खड़ा हो जाऊं, मैंने कुछ बोला नहीं बोला, लेकिन इससे क्या पता चला? मेरे थॉट्स का पता चल गया। क्या पता चला? कि मैं अपोजिशन में हूं, मैं आपको अपोज करता हूं। क्या करता हूं? यानी ब्लैक स्ट्रिप दिखा देना है, आप जो है आप काले झंडे दिखा दें आप, इससे क्या पता चल गया? कुछ बोला है क्या आपने? लेकिन आपने एक्सप्रेशन दे दिया है। किस बात का एक्सप्रेशन दिया हुआ है? कि आप विरोध कर रहे हो उसका। यस और नो? ये एक्सप्रेशन ही है आपका। बोलो भैया। आप कैंडल मार्च निकालते हो, आप कुछ बोलते हो? कुछ नहीं, आपने एक कैंडल मार्च निकाल दिया। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? आपके थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है? आप धरने पे बैठ गए हो, कहीं पे पिकेटिंग पे बैठे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, ऐसी स्थिति में ये क्या हो रहा है? आपका एक्सप्रेशन हो रहा है। और ये कहां पे आ गया है? ये आपका फंडामेंटल राइट से क्या हो जाएगा? आपका फंडामेंटल राइट। तो धरने पे बैठना कहीं पे भी लिखा हुआ है क्या कि एज अ फंडामेंटल राइट? नो। ये क्या है? आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स को यूज किया गया। किसको यूज किया गया बेटा? डॉक्ट्रिन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को यूज किया गया है। बोलो यार, समझ में आ गई बातें? तो मैंने आपसे क्या बताया? ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, वो क्या ऑब्जेक्टिव थे जिन्हें फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो उनका इंटरप्रिटेशन जो होगा वो कैसा होगा। तो फंडामेंटल राइट्स का जो इंटरप्रिटेशन है वो कैसा करोगे आप? इस तरीके से करोगे कि उसका एम्बिट और एरिया क्या हो? बढ़े, एक्सपेंड करे। क्लियर हुआ? और फिर तीसरी चीज आप देखिए कि जो फंडामेंटल राइट्स पर आप टेस्ट जो होगा कि फंडामेंटल राइट्स आपका अफेक्ट हो रहा है कि नहीं, कर्टेल हो रहा है कि नहीं, इसके लिए जो टेस्ट इवॉल्व किया गया वो पहला जो टेस्ट था वो पिथ एंड सब्सटेंस। क्या है? पिथ। और ये डॉक्ट्रिन आप पढ़ेंगे, कहां पे पढ़ेंगे? पिथ एंड सब्सटेंस। इसी डॉक्ट्रिन को देखा जाता था, सब्सटेंस यानी पिथ और सब्सटेंस, सार और तत्व का सिद्धांत 245 में आप जब आप पढ़ते हो, कहां पे पढ़ते हो? 246 में। कहां पे? 246 में जब आप जाते हो तो वहां पे क्या देख रहे हो आप? डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस है, वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस है, और वहां पे आपका एक और है कलरेबल लेजिस्लेशन। तीन डॉक्ट्रिन वहां पे पढ़ा जाएगा। बोलो बेटा, तीन डॉक्ट्रिन। पहला कौन सा है? टेरिटोरियल नेक्सस का है। दूसरा जो है आपका कौन सा है? पिथ एंड सब्सटेंस का है। और तीसरा जो है वो कौन सा है आपका? कलरेबल लेजिस्लेशन। ठीक है। तो पहले कि यदि किसी भी बॉडी के द्वारा, किसके द्वारा? किसी भी बॉडी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एक्ट किया गया है, जो भी कार्य किया गया है, यदि उससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको किस टेस्ट से मापा जाता था? उसके लिए जो टेस्ट था वो कौन सा था? पिथ एंड सब्सटेंस। ये देखा जाता था। लेकिन ये जो टेस्ट था, ये टेस्ट क्या कर दिया गया? ओवररूल कर दिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस टेस्ट को डिनाई कर दिया गया। और जो टेस्ट इवॉल्व किया गया, दैट इज व्हाट? दैट इज अ डायरेक्ट टेस्ट। कौन सा था? डायरेक्ट टेस्ट इवॉल्व किया गया, डायरेक्ट टेस्ट। और ये डायरेक्ट टेस्ट क्या है बेटा? डायरेक्ट टेस्ट का मतलब यह है कि किसी गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी अथॉरिटी के द्वारा यदि कोई ऐसा एक्ट किया गया है और उसका यदि इफेक्ट फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है? एब्रोगेट करता है, एब्रिज करता है या उसे कर्टेल करता है, तो वो
जो भी एक्ट होगा या जो भी वो लॉ होगा वो क्या होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, और ये माना जाएगा कि वो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, एब्रोगेट करता है। यहां पे किस चीज को नहीं देखा जाएगा, यानी ये जो आपका लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव है, उसका इंटेंशन क्या था उस लॉ को बनाने का, इससे मतलब ही नहीं है। इस बात से मतलब नहीं होगा। किस बात से मतलब होगा कि इनके द्वारा जो लॉ बनाया गया है उस लॉ से क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो रहा है, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये क्या डिक्लेयर कर देगा उसे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या मोटिव है आपका, क्या इंटेंशन था आपका लॉ बनाने का, ठीक है, इससे मतलब नहीं था। बात समझ पाए। और ये क्या है आपका डायरेक्ट टेस्ट। तो अभी आपके जो फंडामेंटल राइट्स है जो कर्टेल किए जा रहे हैं उसके लिए हम क्या देखेंगे कि वो डायरेक्टली आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर रहा है या नहीं। इफ द आंसर इज यस देन इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये क्या हो जाएगा आपका, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब आप जस्टिफाई करते रहिए कि नहीं इंटेंशन बहुत अच्छा है। जैसे मैं चोरी पढ़ाया था तो चोरी पढ़ाते समय आपको ये बताया था मोटिव आपका बहुत अच्छा है, इंटेंशन आपका खराब है। मोटिव अच्छा है, द मोटिव इज अ गुड बट द इंटेंशन इज बैड, आप लाइबल हो जाओगे। क्या हो जाओगे आप लाइबल हो जाओगे। और इंटेंशन आपका बहुत अच्छा है, मोटिव खराब है, लाइबल नहीं होंगे आप। मेरी बात आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, नहीं समझे भैया। मैंने क्या कहा, मोटिव आपका क्या है, मोटिव अच्छा है या बुरा, चलो मोटिव गुड है, क्या है, अच्छा है। लेकिन इंटेंशन आपका क्या है, इंटेंशन बैड है, मैलिफाइड इंटेंशन रखे हैं आप, इंटेंशन आपका बैड है, लाइबल हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, लाइबल हो जाओगे आप। मैं एक एग्जांपल से समझा दूं, इसी का वाइस वर्सा कर दो जरा, उसके लिए लाइबल आप, यहां पे आप लाइबल हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। इसी तरीके से कह रहा है कि आपका मोटिव बहुत अच्छा है, आपका मोटिव बहुत अच्छा है, लेकिन यदि ये फंडामेंटल राइट्स को क्या करेगा, कर्टेल करेगा, तो ऐसी स्थिति में ये आपका बेकार है। क्या हो जाएगा, ये लॉ, ये एक्ट, ये पॉलिसी, सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपकी, वर्थलेस हो जाएंगी, यूजलेस हो जाएंगी। इज इट क्लियर और नॉट, हो गया। मैं इसको एक एग्जांपल से बता दूं आपको, ये आपको तो क्लियर ही होगा। मान लीजिए कि मां को बचाना है, मां को बचाना है, और मैं गया कहां पे, किसी मेडिकल स्टोर शॉप पे गया और उससे मेडिसिन लिया और मेडिसिन लेकर के तुरंत भाग गया विदाउट पेइंग द मनी। मैं पूरी की पूरी मेडिसिन लेकर के चला गया। तो यहां पे मोटिव तो बहुत अच्छा है, मोटिव क्या है, मां को बचाना था। लेकिन आपने जो एक्ट किया है वो क्या था आपका, यानी जो इंटेंशन था वो क्या था, बैड था। ठीक है ना, आपने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से काम किया है। क्या किया हुआ है बेटा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से चोरी हो गई, क्या हो गई यहाँ पे, थेफ्ट हो गई, और उसके लिए आप लाइबल हो जाओगे। बोलो। तो वैसे ही मैं कह रहा हूं कि लेजिस्लेचर के द्वारा या एग्जीक्यूटिव का जो काम किया गया है, यदि वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके फंडामेंटल राइट को, तो ऐसी स्थिति में वो लॉ क्या होगा, वो लॉ क्या होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। क्लियर है। यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पे जो भी फंडामेंटल राइट्स मिले हैं बेटा, वो आपको कैसे मिले हुए हैं, स्टेट के अगेंस्ट मिलेंगे। किसके अगेंस्ट मिले हैं, स्टेट के अगेंस्ट, क्योंकि जो माइटिएस्ट है वो कौन है आपका, स्टेट। और स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है आप देखिए जरा, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो हमारा जो स्टेट था वो वेलफेयर स्टेट था। कौन स्टेट पैदा हुआ लेकर के कॉन्सेप्ट कि इंडिया कैसा स्टेट होगा बेटा, यही तो देखा है आपने 38 में वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट की बात किया गया। कहां पे बात किया गया है, ये वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है, किसके बारे में। और वेलफेयर स्टेट का मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब आपका जो स्टेट होगा उसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वेलबींग के लिए होगा। किसके लिए होगा बेटा, वेलबींग के लिए होगा। और वेलबींग जो है आपका, ये वेलफेयर स्टेट का जो वेलबींग होगा, इसका मतलब उनके पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, यानी मैक्सिमम लोगों को क्या होना चाहिए, बेनिफिट्स होना चाहिए। बोलो किस पर काम करेगा, इसका मतलब आपके यहां जो स्टेट है उसके जो फंक्शंस हैं वो क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। पहले यानी इस संविधान के लागू होने के पहले जो आपका स्टेट था वो क्या था बेटा, पुलिस स्टेट था। यानी संविधान के लागू होने के पहले ब्रिटिश इंडिया में जब आप राज करते थे वो लोग, तो कैसा स्टेट था आपका, पुलिस स्टेट था। उनका कुछ ही काम था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, आपकी बॉडी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। बोलो कुछ सीमित कार्य थे। लेकिन जब यहां पे देख रहे हैं आप कि जब ये पुलिस स्टेट से किसमें कन्वर्ट हुआ, वेलफेयर स्टेट में, तो ऐसी स्थिति में जो फंक्शन ऑफ द स्टेट था वो भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा। बोलो बेटा, फंक्शन क्या हुआ, बढ़ गया। फंक्शन इंक्रीज किया, इनके कार्य बढ़ गए। क्यों बढ़ गए, क्योंकि अब आपको किसके लिए काम करना है, वेल बीइंग के लिए काम करना है। बोलो गुडनेस के लिए काम करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको बेटा काम करना है एजुकेशन पर। किस पर काम करना है, एजुकेशन पर काम करना है। किस पर काम करना है, पॉवर्टी पर काम करना है। किस पर काम करना है, पॉवर्टी पर काम करोगे
और किस पर काम करोगे? हेल्थ पर काम करोगे। किस पर काम करेंगे आप? हेल्थ पर काम करेंगे, लिटरेसी पर काम करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पर काम करेंगे। यानी आपका जो स्कोप है वो क्या हो चुका है? वाइडर हो चुका है। इसका मतलब आपके फंक्शंस भी बढ़ गए, और फंक्शन बढ़ गए हैं तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा एक्ट जो किया जाएगा, देयर इज अ चांस एंड पॉसिबिलिटी। किस बात की पॉसिबिलिटी है? कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हो? अफेक्ट हो। होंगे कि नहीं होंगे? यदि मेरे कार्य बढ़े हुए हैं, अभी तक आपके पास 2 हाथ थे, अब आप क्या हो गए? दशानन हो गए आप। बोलो भैया, अब 10 हाथों वाले हो गए आप। तो ऐसी स्थिति में आपके कार्यों से क्या होगा? आपके कार्यों से लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है वो कर्टेल होने का चांस है या नहीं है? तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैंने आपसे बताया कि फंडामेंटल राइट्स का पहला ही ऑब्जेक्ट है कि आपको क्या करे? लिमिट करे। आपको क्या करे? यानी आप जो अपना एक्सपेंशन बढ़ा रहे हो, यहां पे आपकी सीमा तय कर दिया जाए, और ये जो सीमा है वो कौन तय कर रहा है? आपका फंडामेंटल राइट्स। कौन सीमा तय कर रहा है? तो फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट मिला हुआ है? स्टेट के अगेंस्ट मिला हुआ है। किसके अगेंस्ट मिला हुआ है? स्टेट के अगेंस्ट मिला है बेटा आपको। और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी मिले हैं। बोलो, जो फंडामेंटल राइट्स है वो किसके अगेंस्ट मिला है? इस बात को ध्यान रखिए, किसके? स्टेट के अगेंस्ट मिला हुआ है। और दूसरा, मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो किसके अगेंस्ट मिले हुए हैं? स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स के भी खिलाफ मिले हुए हैं। यस और नो? इंडिविजुअल्स के भी खिलाफ है। तो जनरली ये स्टेट के खिलाफ क्यों दिए गए हैं मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्ट क्या है? ये वेलफेयर स्टेट हो चुके हैं। वेलफेयर स्टेट हो गए, इनके फंक्शंस बढ़ गए, और फंक्शन बढ़ गए तो इनके जो डिस्चार्ज करने की जो ड्यूटी है वो क्या हो गई है? बढ़ गई है। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, चांस है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं? कर्टेल कर सकते हैं। तो इनकी लिमिट्स को डिफाइन करना है। क्या करना है? इनके ऊपर लिमिटेशन को इंपोज करना है, और इसलिए ये किसके अगेंस्ट मिले हुए हैं आपको? तो ऑलवेज ध्यान रखिए, ये वर्सेस में क्या है? आपके फंडामेंटल राइट्स। जब स्टेट्स आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या करेगा? कर्टेल करेगा। क्लियर हुआ? अब स्टेट को इसीलिए देखिए, स्टेट को इसीलिए एग्जॉस्टिवली क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है, यानी कैटेगराइज किया गया है बेटा। आर्टिकल कहां पे? आर्टिकल 12 में। कहां पे? आर्टिकल 12। ये देखो जरा, 12 से लेकर के कहां तक बात करते हैं हम लोग? 35 तक। कहां तक? और ये किसकी बात करता है? ये एफआर की बात करता है, फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। 12 to 35 इज अ फंडामेंटल राइट। और पार्ट कौन सा? पार्ट है आपका 3, पार्ट 3 है आपका। और यही देखिए कि आप जो है 36 से लेकर के कहां तक? 51 तक जाते हो आप, 51। और यहां पे ये किसकी बात कर रहा है? ये पार्ट 4 की बात कर रहा है। दिस वन इज पार्ट 4। और ये क्या है आपका? डीपीएसपी है। यहां पे देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहां पे स्टेट को 2 जगह बताया गया है। कहां पे बताया गया है? यहां पे 12 में भी बताया गया है, और यहां पे किसकी बात बताई गई है आपकी? ये 36 में बताया गया। यहां पे स्टेट वो नहीं है, यहां पे स्टेट का मतलब वो नहीं है जो आपके शेड्यूल 1 में बताया गया है। यहां पे स्टेट का मतलब वो नहीं है जो कि आपके कहां पे बताया गया है? शेड्यूल 1 में बताया गया है। मेरी बात आप लोग समझ पाए? इसका मतलब जो आपके 28 स्टेट्स हैं उसके बारे में ये बात नहीं हो रही। इसका जो स्टेट है, जो फंडामेंटल राइट्स के लिए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए जो स्टेट है, उसका टर्म जो है वो क्या है? वाइडर है। मैं आपको बता दूं 3 लेवल पर, अभी पहले ये समझ लो तो फिर आगे बताता हूं। ये जो 12 है वही होगा जो 36 होगा, यही बात बताया गया है। और 36 में कहता है कि स्टेट का वही मीनिंग होगा जो किसका होगा? 12 में बताया गया है। और 12 में क्या बताया गया है? स्टेट के बारे में बात किया गया है। कहां पे बात किया गया है? अब आप जरा देखिए, आपकी जो गवर्नमेंट है उसके कितने आर्गन है बेटा? गवर्नमेंट के कितने आर्गन्स हैं? 3 आर्गन है। पहला कौन सा है आपका? एग्जीक्यूटिव है। दूसरा कौन है आपका? लेजिस्लेचर है। और तीसरा कौन सा है आपका? जुडिशरी है। यही है आपके। अच्छा, यदि मैं तीनों लेवल की बात करूं, सेंटर की बात करूंगा, स्टेट की बात करूंगा और लोकल लेवल की बात करूंगा, यही तो है आपके पास। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल अथॉरिटीज है आपकी, लोकल गवर्नमेंट्स है, यही तो है आपके। जरा देखिए, हमारे यहाँ के डेमोक्रेसी जो है वो गांव तक पहुंच रही है। अब जरा देखिए, एग्जीक्यूटिव में मैं सेंटर की बात करूं तो यहां पे कौन है आपका? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है बेटा। ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट बना रही है कि नहीं बना रही है? ओके। लेजिस्लेचर में कौन है आपका? पार्लियामेंट है। कौन है? पार्लियामेंट है। ठीक है, ये हो गया।
दूसरा जो है आपका कौन है, स्टेट गवर्नमेंट है, कौन है, स्टेट गवर्नमेंट है, और यहां पे कौन है, स्टेट लेजिस्लेचर है आपका, यस आर नो। और तीसरा, तीसरे लेवल पे बात करें तो तीसरे पे कौन है आपका, दूसरा लोकल अथॉरिटीज, कौन है आपकी, लोकल अथॉरिटीज है, और फिर कौन है, अदर अथॉरिटी। यही चार बातें आपकी बताई गई हैं, कहां पे, 12 में। आर्टिकल 12 जो है वो किसकी बात कर रहा है, चार चीजों की बात कर रहा है। द फर्स्ट वन इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, दूसरा जो है स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, थर्ड जो है वो लोकल अथॉरिटी की बात करता है, और जो फोर्थ है वो किसके बारे में बात कर रहा है, अदर अथॉरिटी के बारे में बात कर रहा है, अदर अथॉरिटीज। बोलो बेटा। अब जरा आप यहां पे क्या देख रहे हैं, तो आपने देखा कि जो आपका गवर्नमेंट का ऑर्गन है, कौन सा, गवर्नमेंट का ऑर्गन, इसके दो ऑर्गन को स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, स्टेट डिक्लेयर किया गया है। और यहां पे जुडिशरी के बारे में कुछ बात की गई है, नहीं बात की गई है। तो पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि आर्टिकल 12 और 36 में स्टेट की जो डेफिनेशन है वहां पे कौन नहीं आ रहा है, जुडिशरी नहीं आ रहा है। कौन नहीं आ रहा है, जुडिशरी नहीं आ रहा है। इसके बारे में अभी स्टडी करेंगे। इनिशियली और प्राइमा फेसी जो आपको जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, एग्जीक्यूटिव, और क्या दिख रहा है, लेजिस्लेचर। अब आप देखिए जरा, सेंटर पर कौन है, ये भी इनको भी क्या बना दिया गया, स्टेट बना दिया गया। स्टेट पर स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को स्टेट बना दिया गया। लोकल अथॉरिटीज में आपकी जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज है उनको भी स्टेट बना दिया गया। और रिमेन्स जो है आपकी वो कौन सी हो गई, अदर अथॉरिटीज हो गई, वो भी क्या हो जाएंगे, आपके स्टेट हो जाएंगे। क्लियर हुआ। इसका मतलब वो हर अथॉरिटी जो आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आ रही है, विद इन द परव्यू और एम्बिट ऑफ द आर्टिकल 12, इस परिभाषा में और इस डेफिनेशन में और इस कैटेगरी में आएंगे तो उन्हें क्या माना जाएगा, स्टेट माना जाएगा। और ये जो स्टेट होंगे ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या हो, कर्टेल हो, एब्रोगेट हो। बात समझ पाए। यानी इनके ऊपर भी लिमिटेशन है, इनके ऊपर भी लिमिटेशन है। इसका मतलब ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएंगे जिसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो मैं आपको जो बता रहा हूं, यदि मैं शेड्यूल 1 की बात करूं, शेड्यूल 1 में जो स्टेट बताए गए हैं उसमें कौन है आपका, जो 28 स्टेट्स है। इसका मतलब मैं उत्तर प्रदेश की बात मान लूं, उत्तराखंड की बात मान लूं, गोवा की बात मान लूं, ऐसे ही तो स्टेट है वहां पे बताए गए हैं आपके। बोलो बेटा। तो यदि उन्हें आप स्टेट मानते तो पार्लियामेंट आसानी से लॉ बना करके आपके फंडामेंटल राइट्स को ले सकती थी या नहीं ले सकती थी, यस और नो। या लोकल अथॉरिटीज जो है आपकी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज जो वहां पे नहीं मेंशन है, तो वो आपके यहां लॉ बना करके आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकती थी या नहीं कर सकती थी, आसानी से कर सकती थी। या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तो स्टेट में नहीं है ना। यदि वो उस स्टेट को माना जाए जो शेड्यूल 1 में मेंशन किया गया है तो वहां पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन रेगुलेशन बना करके क्या कर सकता था, आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकता था। इसलिए आप यहां पे क्या देख रहे हो कि हमने स्टेट्स की जो टर्मिनोलॉजी रखी है यहां पे इतना वाइडर सेंस में रखा है। इसका मतलब ऐसी कोई अथॉरिटी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, चाहे लोकल अथॉरिटीज हो, वो क्या नहीं कर सकती हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल नहीं कर सकती, एब्रोगेट नहीं कर सकती। और यदि वो करेंगी तो वो कहां पे जाएंगे, आपके स्टेट के परव्यू में जाएंगे। आपकी बात समझ पाए। और ऐसा नहीं कर पाएंगे आप, अभी आगे देखा जाएगा। तो स्टेट की डेफिनेशन समझ में आई आपको। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए जो स्टेट होगा वो आर्टिकल 36 में मेंशन किया गया है। कहां पे मेंशन किया गया है, आर्टिकल 36 में है आपका। और जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो आपका स्टेट है वो कौन है, आपका 12 है। और 12 में कौन है, मैंने आपको बता दिया। पार्लियामेंट भी क्या है, स्टेट है। पार्लियामेंट क्या है, यानी पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के लिए पार्लियामेंट इज स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट, म्यूनिसिपैलिटीज स्टेट, पंचायत स्टेट। बात समझ रहे हैं आप। तो अब आप ये बताइए कि जो पार्लियामेंट है आपका उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अपर हाउस हो गया, लोअर हाउस हो गया, यानी राज्यसभा हो गई, लोकसभा हो गई और प्रेसिडेंट हो गया। ये इन्हीं से मिलकर के बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। अब आप देखो कि 79 जब आप पढ़ते हो तो 79 में क्या बताया गया है, संसद की बात किया गया। और इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होंगे। पहली बात तो आरएस, फिर कौन है आपका एलएस, और इसमें कौन है आपका प्लस प्रेसिडेंट। यही बात तो लिखा गया है वहां पे। इसका मतलब ये क्या है, स्टेट है। ये कौन है आपके
स्टेट है, मेंशन किया गया है, स्टेट है आपके। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियर है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कोई डाउट नहीं। इसी तरीके से आप देखोगे कि स्टेट गवर्नमेंट, नो डाउट। जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें भी कोई डाउट नहीं है, वो भी क्या होगा, स्टेट होगा। लोकल अथॉरिटीज, जो लोकल अथॉरिटीज है वहां पे मैं आपको जनरल क्लॉज एक्ट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, ये कब का है, 1897 का एक्ट है, और इसका सेक्शन 3 और सब सेक्शन 31 ये किसके बारे में बात करता है, किसके बारे में, लोकल अथॉरिटीज के बारे में बात कर रहा है। लोकल अथॉरिटीज में आपने पढ़ा हुआ है कि जो पंचायत होती है, जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं आपकी, वो तो लोकल अथॉरिटी है ही है। लेकिन जब आप जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ोगे 1897 का, उसका सेक्शन 3 सबसेक्शन 31 जो है वो भी लोकल अथॉरिटीज के बारे में बात करता है। पहली बात कौन कर रहा है, ये जो म्युनिसिपल कमेटी है, ये आपके इस सेक्शन में बताया गया है, म्युनिसिपल, याद रखिएगा म्युनिसिपल कमेटी। यहां पे दूसरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बात कर रहा है, बॉडी ऑफ कोर्ट कमिश्नर, बॉडी ऑफ कोर्ट कमिश्नर और अदर अथॉरिटी legally entitled or entrusted by the government with the control or management of municipal. ठीक है, ये इन जनरल और मोटी मोटी बात आप देखो तो ये जो अथॉरिटीज है आपकी वो भी क्या है, ये कहां आ रही है, लोकल अथॉरिटीज में आ रही है। कहां पे आ रही है, तो मैं लोकल अथॉरिटीज की बात करूं बेटा, लोकल अथॉरिटी में जो आ रहा है, एक तो सामान्यतः आपने क्या पढ़ा हुआ है, म्युनिसिपैलिटीज जो, और दूसरा कौन सा है आपका, कौन सी है, पंचायत है, और तीसरा आपने क्या देखा, जो म्युनिसिपल कमिटीज है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, बॉडी ऑफ कोर्ट कमीशन है, ये क्या है आपके कमिश्नर्स। ये क्या बना रहे हैं आपकी लोकल अथॉरिटीज। कौन सी अथॉरिटीज बना रही हैं आपके, लोकल अथॉरिटीज बना रही। आप देख रहे हो कि कितना वाइडर सेंस में स्टेट को क्या किया गया है। यदि मैं आपकी पिरामिड बनाऊं, आप जरा देखो यहां पे, ये कौन है, यूनियन है, ये कौन है, सेंटर है। कौन है बेटा, सेंटर। किसमें बटा हुआ है, स्टेट्स में बटे हुए हैं कि नहीं बटे हुए हैं, ये आपके स्टेट्स हो गए, ये आपके क्या हो गए, स्टेट्स हो गए, ये क्या हो गए आपके स्टेट्स हो गए, और ये आपका सेकंड टीयर हुआ। और इस स्टेट में आपकी क्या है, लोकल बॉडीज है आपकी, है या नहीं है, देखिए जरा। तो ये जो लोकल बॉडीज हैं इन्हें भी क्या बना दिया गया है, स्टेट्स बना दिया गया। आप देख रहे हो, आप इनको भी स्टेट बनाया गया है 12 में, इन्हें भी क्या बनाया गया है, स्टेट बनाया गया है, इन्हें भी क्या बनाया गया है, स्टेट बनाया गया है। आप देख रहे हैं, इनके द्वारा भी फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल नहीं किया जा सकता है, किया जाएगा तो इनके खिलाफ चैलेंज किया जाएगा, इनके खिलाफ भी फंडामेंटल राइट्स चैलेंज किया जाएगा। बोलो भैया, यदि आपके कामों के द्वारा, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। अब जरा आप ये देखो कि ये जो आपकी म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत है, ये इनके भी 3 टीयर्स है या नहीं है। तो आपका क्या है, पहली बात तो ग्राम पंचायत है, फिर उसके बाद क्षेत्र पंचायत है, और फिर उसके बाद जिला पंचायत है। बात समझ रहे हैं आप, इसके 3 टीयर है कि नहीं है। इसका मतलब जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, फिर उसके बाद जो क्षेत्र पंचायत है जो ब्लॉक लेवल पर है, और ग्राम पंचायत जो ग्राम सभा के लेवल पर है। इसका मतलब ग्राम पंचायत इज ऑल्सो स्टेट। ग्राम पंचायत भी क्या है आपका, आपने देखा कहां से, एक गांव से उठ करके, बोलो कहां तक पहुंची है ये बात, यूनियन। और ये सारे के सारे क्या है, स्टेट है। इसका मतलब इन सारे लोगों के द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया जा सकता है जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या करे बेटा, एब्रोगेट। आप देख रहे हैं कितना वाइडर सेंस में, क्योंकि इनके पास अथॉरिटी है, इनके पास क्या है, अथॉरिटी। ये क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, ये क्या बना सकते हैं, विधिया बना सकते हैं, वो विधिया बना सकते हैं, ये बायलॉज बना रहे हैं, लॉज बना रहे हैं, आपके बोलो रूल्स बना रहे हैं, रेगुलेशंस बना रहे हैं, यही सब तो बनाते हैं। तो ऐसा कोई लॉ, रूल्स, बायलॉज, नोटिफिकेशन ऐसा कुछ बना करके आप नहीं ले सकते। इसका मतलब आपकी ग्राम पंचायत भी ऐसा कोई भी बात करती है जो आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो ग्राम पंचायत आपकी क्या हो जाएगी, स्टेट हो जाएगी, और उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हो आप, चैलेंज कर सकते हो भैया, रिट फाइल कर सकते हो। यस आर नो, नहीं हुआ, हो गया। तो आपने देखा कि ये बातें अभी तक मैंने आपको लोकल अथॉरिटी तक बताई। कहां तक बताई, लोकल अथॉरिटी। अब आती है अदर अथॉरिटीज। कौन सी आपकी है, जो अदर अथॉरिटीज है, ये अदर अथॉरिटीज कौन सी है, ये अदर अथॉरिटीज में कौन सी आएंगी। तो मैंने आपसे बताया था ये अदर अथॉरिटीज जो है ये डिफाइन नहीं है, ये डिफाइन नहीं है। लेकिन अदर अथॉरिटीज में कुछ 2-3 टेस्ट है जिन्हें आपको देखना है, और ये उन्हीं से फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि फाइनेंस्ड है, क्या है,
फाइनेंस किससे हो रही है? स्टेट से हो रही है। और स्टेट का मतलब मैंने आपसे बता दिया, सारे स्टेट देख लीजिएगा जो बता रहा हूं आपको, यदि वो स्टेट के द्वारा क्या हो रही है? फाइनेंस हो रही है। यानी इसका जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो किसके द्वारा आ रहा है? स्टेट के द्वारा आ रहा है, ऐसी बॉडी या एंटिटी या ऐसी पर्सनालिटी। ठीक है। दूसरा यहां पे क्या हुआ? जो आपका फाइनेंस है, और दूसरा जो ये कंट्रोल है इसका, ये कंट्रोल कौन कर रहा है? उस बॉडी को स्टेट कर रहा है। कौन कर रहा है बेटा? ऐसी अथॉरिटी को कौन कंट्रोल करता है? स्टेट। उसका फाइनेंस कौन करता है? स्टेट कर रहा है। यदि ऐसी अथॉरिटी के द्वारा कोई मोनोपोली क्रिएट किया गया, क्या किया गया है? मोनोपोली क्रिएट की गई है, तो ऐसी स्थिति में ये जो अथॉरिटी होगी वो आपकी क्या होगी? स्टेट मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? स्टेट मानी जाएगी। एक चीज, यदि ये अथॉरिटी जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या किसी लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश की गई है, किसके द्वारा? ऐसी बॉडी जो एस्टैब्लिश की गई है वो किसके द्वारा की गई है? लॉ के द्वारा या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के द्वारा, तो ऐसी अथॉरिटी, ऐसी जो बॉडी होगी वो भी क्या हो जाएगी? आपकी स्टेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? स्टेट। और किसके अंतर्गत? अदर अथॉरिटीज के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कहने का मतलब पार्लियामेंट में कोई डाउट है? पार्लियामेंट में कोई डाउट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट में कोई डाउट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई डाउट नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर में कोई डाउट नहीं है, पंचायत में कोई डाउट नहीं है, म्युनिसिपैलिटीज में कोई डाउट नहीं है। डाउट कहां है? अदर अथॉरिटीज, वेदर दिस अथॉरिटी इज कंसिडर्ड एज अ स्टेट और नॉट। ये जो अथॉरिटी है वो स्टेट होगी कि नहीं आर्टिकल 12 के अंतर्गत? तो ऐसा देखने के लिए आपको देखना होगा कुछ टेस्ट और कुछ पैरामीटर्स। द फर्स्ट वन इज अ फाइनेंस, कि उस अथॉरिटी को जो फाइनेंस आ रहा है वो कहां से आ रहा है। यदि वो स्टेट उसे फाइनेंस करती है, या स्टेट उस पर कंट्रोल रखती है, या वो किसी ऐसे बिजनेस या ट्रेड में लगी है जिस पर उसकी क्या है? मोनोपोली है, या किसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, या किसी लॉ के द्वारा उसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ये अथॉरिटीज जो होंगी वो क्या होंगी? ये कोई यूनिवर्सल रूल आपको नहीं बताया, मैं ये न्यूटन का रूल नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना, कोई इनर्शिया का रूल नहीं है ये। हम सोशल साइंस पढ़ते हैं, हर चीज का एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। बात समझ पाए आप? ये ग्रेविटी का रूल नहीं पढ़ रहे हैं कि सेब चाहे अमेरिका से गिराओगे चाहे इंडिया से गिराओगे नीचे ही जाएगा। बात समझ पाए? तो ये एक जनरल रूल्स हैं जो आपके माइंड्स में है, तो आपको काफी हेल्प करेंगे कि ये अथॉरिटी आपकी स्टेट है या नहीं है। मैं उसका एक एग्जांपल दूंगा आपको। एग्जांपल जो है आपका, यदि कोई भी आपकी महारत्न कंपनियां है, कोई भी कंपनियां, तो ये जो कंपनी है आपकी, जो नवरत्न कंपनियां हैं आपकी, बोलो बेटा, या महारत्न कंपनियां हैं आपकी, इसमें कौन हो गया? ओएनजीसी। कौन है? ओएनजीसी। ये क्या होगा? ये स्टेट होगा कि नहीं होगा? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो है वो आपका ये स्टेट होगा या नहीं होगा? क्योंकि इसका फाइनेंस भी जो है वो कौन कर रहा है, और इस पर कंट्रोल भी कौन करता है? स्टेट करता है। तो ये जो भी अथॉरिटी होगी क्या होगी? आपकी स्टेट होगी। क्या होगी? ओएनजीसी आपका। इसी तरीके से गेल की बात करें, इसी तरीके से सेल की बात करें, या से आईएल, सेल की बात नहीं कर रहा हूं, सेल की बात कर रहा हूं, गेल की बात कर रहा हूं, भेल की बात कर रहा हूं, ओएनजीसी की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की बात करूं, एचपीसी की बात करूं, आईएफसी इंडियन फूड कॉर्पोरेशन की बात करूं, ये सारे के सारे फाइनेंस्ड है, कंट्रोल्ड है, किसके द्वारा? ये आपके स्टेट के द्वारा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी तरीके से मैं आपके प्रदेश की बात करूं, यूपी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इसे कौन कंट्रोल कर रहा है? उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। इसे फाइनेंस कौन कर रहा है? हमारी गवर्नमेंट कर रही है। तो ऐसी स्थिति में यूपी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन क्या हो जाएगा आपका? क्या होगा? स्टेट हो जाएगा। अभी हालिया आपके यहां बीसीसीआई को लेकर के चैलेंज किया गया था कि बीसीसीआई इज अ स्टेट और नॉट। बीसीसीआई जो है वो स्टेट नहीं है, बीसीसीआई जो है वो स्टेट नहीं है। केस का नाम क्या है जिसमें इसे डिक्लेयर किया गया है? जी टेलीकॉम टेलीफिल्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये थोड़ा सा करेंट का है, इसे जान लीजिए कि जिसमें बता दिया गया बीसीसीआई इज नॉट अ स्टेट। ये क्या नहीं है बेटा? स्टेट नहीं है, ठीक है ना। बीसीसीआई इज नॉट अ स्टेट, बीसीसीआई जो है वो क्या नहीं है आपका? स्टेट नहीं है। और किस केस में इसे डिक्लेयर किया गया? ठीक है। अब बहुत ज्यादा और आगे नहीं ले चलते हैं, और भी कुछ संस्थाएं हैं आपकी जो आपसे पूछा जाता है। तो मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि यदि किसी अथॉरिटी के द्वारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया गया तो
प्राइमा फेसी कोर्ट जो है इस बात को इंश्योर करेगी कि दिस अथॉरिटी बिलोंग्स टू स्टेट और नॉट। पहले बात तो इसी बात को इंश्योर करेगी आपकी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कि ये जो अथॉरिटी है वो स्टेट है या नहीं, क्योंकि आपको जो फंडामेंटल राइट मिला है किसके अगेंस्ट मिला हुआ है, स्टेट के अगेंस्ट। तो पहली चीज तो वो अथॉरिटी किसके परव्यू में आए, स्टेट के परव्यू में आएगा, तभी तो आपके खिलाफ कोई रिट के खिलाफ लेकर के कोई एक्शन लेगा आपका, बोलो। तो ऐसी स्थिति में यहां पे ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहां पे पहली चीज तो आपको क्या करना होगा, ये फाइंड आउट करना होगा कि वो स्टेट है या नहीं है। बात समझ पाए बेटा? अब जरा देखो, एक बात मैं आपको छोड़ दिया था, मैंने आपसे क्या बताया कि जुडिशरी जो है वो स्टेट है या नहीं, वेदर द जुडिशरी इज अ स्टेट और नॉट, यस और नो? जुडिशरी इज नॉट अ स्टेट। आर्टिकल 12 में कहीं जुडिशरी के बारे में मेंशन किया गया है? नहीं मेंशन किया गया है, तो स्टेट नहीं है। अब इसके लिए जो केस लॉ है वो कहां बताया गया है, नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस बात में यह बता दिया गया कि हमारी जो जुडिशरी है यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या नहीं होगा बेटा, इज नॉट अ स्टेट, ये राज्य नहीं है और इनके खिलाफ कोई रिट जुरिस्डिक्शन का एक्शन नहीं लिया जा सकता है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि जो भी जुडिशरी है आपकी यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, ये दो तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, दो तरीके के फंक्शन। पहला जो फंक्शन है वो कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, और दूसरा जो फंक्शन है वो क्या है आपका, जुडिशियल फंक्शन है या नहीं है। मैं अक्सर आपसे ये कहता हूं कि जैसे आपके यहां का डीएम जो होता है, जिलाधिकारी जो होते हैं, वो दो तरीके की पर्सनालिटी में होते हैं और दो तरीके की पावर को एक्सरसाइज करते हैं। द फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव, तो जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को एक्सरसाइज करते हैं तो उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला जाता है, डीएम बोला जाता है। और जब वो जुडिशियल फंक्शन को डिस्चार्ज करते हैं तो उन्हें कलेक्टर बोला जाता है। कलेक्ट्रेट में रेवेन्यू के मैटर को जाकर के जिलाधिकारी महोदय देखते हैं इस बात को, तो उस समय उन्हें क्या बोला जाता है, कलेक्टर। तो कलेक्टर जब होते हैं तो वो कैसी हैसियत में होते हैं, जज की हैसियत में होते हैं। और कैसा एक्ट परफॉर्म करते हैं, जुडिशियल, कैसा एक्ट परफॉर्म करते हैं। उसी तरीके से आपकी ये जो जुडिशरी है, मैं आपसे मेनली बात करूं, यदि हाई कोर्ट की बात करूं तो हाई कोर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है। यदि इसके लिए आर्टिकल में बताऊं 229 है, कौन सा है आपका 229, आप देख लीजिएगा वहां पे। तो यहां पे अपॉइंटमेंट किया जा रहा है इनका, और किसके द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो जब वो किसी अथॉरिटी के अपॉइंटमेंट करते हैं उस हाई कोर्ट में, तो कैसा फंक्शन को डिस्चार्ज करता है ऑनरेबल हाई कोर्ट, कैसा, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को डिस्चार्ज करते हैं तो उस समय ये क्या होते हैं, स्टेट हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं बेटा, कब, जब इनके द्वारा प्रशासनिक कृत्यों को किया जाता है, जुडिशियल एक्ट को नहीं, जुडिशियल एक्ट को नहीं, जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को डिस्चार्ज करते हैं तो उस समय ये क्या होते हैं, स्टेट होते हैं। और इनके अगेंस्ट भी क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, रिट फाइल की जा सकती। और एक बस लास्ट 2 मिनट, अब मैं आपसे बताया कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, कौन, प्रेसिडेंट महोदय, ये जब 359 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, ठीक है, अंडर द आर्टिकल 359 में इनके द्वारा जब फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, ठीक है, अदर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, तो उस समय प्रेसिडेंट क्या होते हैं, स्टेट होते हैं। क्या होते हैं, स्टेट होते हैं। और उनके अगेंस्ट क्या इशू किया जा सकता है, रिट जारी की जा सकती है। इज इट क्लियर और नॉट? थैंक यू दोस्त। जो है कल हम लोग आर्टिकल 13 के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वंस अगेन।